हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ लाइक एसएलआर। आज हम क्लास 12 की मैथ्स के अंदर चैप्टर 3 मैट्रिक्स में एक्सरसाइज 3.2 का बेसिक इंट्रो देखेंगे, जिसके अंदर हम मैट्रिक्स के कुछ ऑपरेशंस देखेंगे। यानी मैट्रिक्स को हम कब ऐड कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, कैसे मैट्रिक्स को हम मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। और दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई कब पॉसिबल है और उसको हम कैसे सोल्व आउट करेंगे, इन सभी चीज़ों के बारे में हम इस वीडियो के अंदर देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं बेसिक इंट्रो एक्सरसाइज 3.2। ओके, तो सबसे पहले हम बात करते हैं ऑपरेशंस ऑन मैट्रिसेस, ठीक है। मैट्रिक्स के ऊपर हम जो जो ऑपरेशंस लगा सकते हैं, जैसे एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन का, तो उसके अंदर सबसे पहले हम देखते हैं एडिशन और सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस, ठीक है। तो इसके बारे में हमें क्या करना है कि जब दो मैट्रिक्स को हम कब ऐड या सब्ट्रैक्ट कर पाएंगे, उस चीज़ के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो ऐड और सब्ट्रैक्ट कब कर सकते हैं? इफ़ टू मैट्रिसेस हैव टू बी सेम ऑर्डर। ये इंपॉर्टेंट है कि अगर दो मैट्रिक्स सेम ऑर्डर की है तो हम उनको ऐड भी कर सकते हैं और सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे अपने पास एक मैट्रिक्स ए है, उसके अंदर एलिमेंट कोई ए आई जे है और उसका ऑर्डर क्या है? m इंटू एन। एक दूसरी मैट्रिक्स बी है जिसके अंदर एलिमेंट है बी आई जे और उसका ऑर्डर क्या है? m इंटू एन। अब इन दोनों को अपन ऐड कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? तो अपने को क्या देखना है? इनका ऑर्डर देखना है, ठीक है। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स देखना है, तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स सेम है, यानी कि हम इनको ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। अब जैसे अगर उनको ऐड या सब्ट्रैक्ट करना है तो हमने इनको क्या रख दिया? a प्लस बी, और अगर सब्ट्रैक्ट करना है तो a माइनस बी। तो a के सारे एलिमेंट लिखे जाएंगे एंड b के सारे एलिमेंट लिखे जाएंगे। अगर ऐड करना है तो प्लस का साइन और सब्ट्रैक्ट करना है तो माइनस का साइन, और जो भी ऑर्डर दे रखा उसको अपन क्या कर लेंगे? राइट कर लेंगे। अब अपने पास जैसे दो मैट्रिक्स दे रखी, ठीक है। एक तो मैट्रिक्स दे रखी है ए और दूसरी मैट्रिक्स हमने ले रखी है बी। ओके, तो अपने पास जो मैट्रिक्स ए है उस मैट्रिक्स के एलिमेंट दे रखा 6, 8, -3 और 0, ठीक है। और उसका ऑर्डर क्या दे रखा? 2 इंटू 2। और एक दूसरी मैट्रिक्स बी है जिसके भी एलिमेंट दे रखा है 1, 2, -1, 1 एंड उसका ऑर्डर दे रखा है 2 इंटू 2। अब इन दोनों को अगर अपने को ऐड करना है तो हमने ए के सारे एलिमेंट लिख दिए एंड बी के सारे एलिमेंट लिख दिए, देन हमने ऐड का साइन लगा दिया। देन अब ऐड करना है तो हमने क्या? 6 का कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट 1 है तो 6 + 1 7, 8 का कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट 2 है तो 8 + 2 10, -3 का कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट -4 है तो -3 एंड -1 हो जाएगा -4। देन 0 एंड 1 ऐड होकर कितना हो जाएगा? 1। तो ये हमने दो मैट्रिक्स को ऐड कर लिया, जिससे अपने को एक नई मैट्रिक्स मिल गई और उसका ऑर्डर भी क्या रहेगा? 2 इंटू 2 ऑर्डर की मैट्रिक्स ही बनेगी, क्योंकि अपने पास जो गिवन मैट्रिक्स थी उनका ऑर्डर भी क्या था? 2 इंटू 2 एंड सेकंड का भी क्या था? 2 इंटू 2। तो एक जो नई मैट्रिक्स मिली है अपने को a प्लस बी, उसका भी ऑर्डर क्या बनेगा? हमेशा 2 इंटू 2 ही बनेगा, ठीक है। अब नेक्स्ट मैट्रिक्स में अपन क्या कर रहे हैं? दोनों को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। तो जस्ट हमने a के सारे एलिमेंट ले लिए एंड b के भी सारे एलिमेंट ले लिए। अब सब्ट्रैक्ट करना है तो हमने माइनस का साइन लगा दिया। ओके, तो अब 6 का कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट क्या है? 1, तो 6 - 1, 6 में से 1 जाएगा, ये माइनस का साइन लग रहा है ना, तो ये माइनस का साइन अंदर मल्टीप्लाई होगा तो ये 1 किसका बन जाएगा? माइनस का बन जाएगा। तो 6 - 1 कितना दे देगा अपने को? 5। क्या दे देगा? 5। ओके, फिर 6 - 2, अब ये -2 माइनस जो है अगेन 2 से मल्टीप्लाई होकर -2 बनेगा, तो 8 - 2 कितना रिजल्ट देगा अपने को? 6 रिजल्ट दे देगा, ठीक है। क्या देगा? 6। फिर -3, देन ये माइनस और ये माइनस का 1, तो ये माइनस और ये माइनस दोनों ये मल्टीप्लाई होकर क्या बनेगा? प्लस का 1। तो -3 में से +1 जाएगा तो क्या बचेगा अपने पास? -2। ओके, फिर अपने पास ये माइनस का 2 हो गया। देन अपने पास क्या? 0 एंड ये माइनस और ये माइनस, तो 0 में से -1 जाएगा तो क्या आ जाएगा अपने पास? -1। ओके, और इसका अभी ऑर्डर क्या रहेगा? 2 इंटू 2 ऑर्डर। तो हम किन्हीं भी मैट्रिक्स को अगर अपने को ऐड या सब्ट्रैक्ट करना है तो अपने को बस ध्यान क्या देना है कि दोनों जो मैट्रिक्स हैं वो सेम ऑर्डर की होनी चाहिए। अगर वो सेम ऑर्डर की हैं तो हम उनको ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब कुछ प्रॉपर्टी है अपने पास, प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स एडिशन, यानी कि ये 1 मार्क्स में कभी पूछ लिया जाता है कि मैट्रिक्स ऑफ एडिशन की कौन कौन सी प्रॉपर्टी फॉलो की जाती है ना।
तो फर्स्ट प्रॉपर्टी जैसे अपने को दे रखी कम्यूटेटिव लो, क्या दे रखा है कम्यूटेटिव लो। इसमें हम हमेशा क्या करते हैं, दो सेट या जो भी अपन यहाँ मैट्रिक्स की बात करें तो दो मैट्रिक्स की बात करेंगे। तो कम्यूटेटिव लो में क्या हो जाएगा, जैसे कि अपने पास एक मैट्रिक्स ए दे रखी है, दूसरी मैट्रिक्स अपने को बी दे रखी है, ठीक है। तो ए और बी को अगर अपन सम करेंगे और ऐड करेंगे तो उसका जो रिजल्ट है वो किसके बराबर आएगा, अगर हम मैट्रिक्स बी और मैट्रिक्स ए को ऐड करें। यानी इसमें तो हम क्या कर रहे हैं, पहले मैट्रिक्स ए ले रहे हैं और बाद में बी मैट्रिक्स ले रहे हैं और दोनों का क्या कर रहे हैं, सम कर रहे हैं। सेकंड केस में हम क्या कर रहे हैं, पहले मैट्रिक्स बी रख रहे हैं और देन मैट्रिक्स ए रख रहे हैं और उनका भी सेम कर रहे हैं। तो अपने पास जो रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा, सेम आएगा। इनका जो ऐड करने पे जो रिजल्ट आएगा वो क्या आ जाएगा, सेम आ जाएगा। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि अपने पास क्या हो जाएगा, कम्यूटेटिव लॉ को ये फॉलो करेगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी अपने पास है एसोसिएटिव लॉ, ठीक है। एसोसिएटिव लॉ में क्या होगा, अपने पास थ्री मैट्रिसेस गिवन होगी। जैसे एक मैट्रिक्स हमने ले ली ए, दूसरी हो गई अपने पास बी, तीसरी हो गई सी। सेम इधर भी होगा, राइट हैंड साइड में मैट्रिक्स ए, मैट्रिक्स बी एंड मैट्रिक्स सी। अब इसमें क्या होगा, अगर हम क्या करें, फर्स्ट दो मैट्रिक्स को सम करें, फर्स्ट दो मैट्रिक्स का सम करें एंड देन थर्ड मैट्रिक्स में ऐड करें, ओके। और राइट हैंड साइड में क्या करें, हम लास्ट दो मैट्रिक्स का सम करें पहले और बाद में क्या करें, फर्स्ट में ऐड करें। तभी अपने को क्या मिलना चाहिए, एक सेम रिजल्ट मिलना चाहिए। अगर अपने को एक सेम रिजल्ट मिलेगा तो हम कह सकते हैं कि ये जो एसोसिएटिव लॉ है ना, वो मैट्रिक्स ऑफ एडिशन को भी फॉलो करता है, या हम ऐसा भी कह सकते हैं एडिशन ऑफ मैट्रिक्स को फॉलो करता है एसोसिएटिव लॉ, ठीक है। नेक्स्ट अपने पास है एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी। क्या है, एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी। इसमें क्या हो जाएगा, जैसे अपने पास कोई मैट्रिक्स दे रखी है ए और उसके अंदर अगर हम ऐड करें कोई जीरो मैट्रिक्स, ठीक है, या फिर हम जीरो मैट्रिक्स में गिवन मैट्रिक्स ऐड करें तो अपने को रिजल्ट क्या मिलेगा, हमेशा ए। अगर ऐसा रिजल्ट मिलता है तो हम ये कह सकते हैं कि एडिशन ऑफ मैट्रिक्स के लिए एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी भी फॉलो की जाएगी, या लागू की जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी अपने पास 4 है। प्रॉपर्टी 4 क्या कहती है, द एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स। यानी कि इसमें क्या हो जाएगा, अपने पास कोई मैट्रिक्स दे रखी है, जैसे हमने ले ली कोई मैट्रिक्स ए, ओके। अपने पास कोई मैट्रिक्स दे रखी है ए, और अगर उस मैट्रिक्स में हम अगर उसका इन्वर्स ऐड कर ले, क्या कर ले, उसका इन्वर्स ऐड करें, या फिर इन्वर्स के अंदर हम कोई गिवन मैट्रिक्स ऐड करें तो रिजल्ट क्या मिल जाए अपने को, जीरो। रिजल्ट क्या मिल जाए, जीरो। तो हम ये कह सकते हैं कि एडिशन ऑफ मैट्रिक्स के लिए द एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स भी फॉलो किया जाता है, ठीक है। तो ये हमने देख लिया क्या, ऑपरेशन ऑन मैट्रिसेस, जिसमें हमने दो ऑपरेशन देखे, एक तो एडिशन का और दूसरा सब्ट्रैक्शन का, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं, तो नेक्स्ट अपने पास है मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ मैट्रिक्स बाय ए स्केलर नंबर, ठीक है। अगर हम किसी भी स्केलर नंबर से किसी मैट्रिक्स को अगर मल्टीप्लाई करवाएं, ठीक है, तो अपने पास कैसे कैसे रिजल्ट पॉसिबल है, ठीक है। तो सबसे पहले जैसे अपने पास एक मैट्रिक्स ले रखी है हमने ए, उसके अंदर कोई एलिमेंट ए आई जे और उसका ऑर्डर क्या दे रखा है, एम इंटू एन, ओके। अब बाद में अगर जैसे अपन किसी स्केलर नंबर से मल्टीप्लाई करवाएं, जैसे कि अपन ने यहाँ एक स्केलर नंबर ले रखा है, अगर इस स्केलर नंबर से इस मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हम क्या लिखेंगे कि स्केलर नंबर बाहर आ जाएगा और अंदर अपने पास जो भी उस मैट्रिक्स के एलिमेंट है वो राइट किए जाएंगे एंड उसका ऑर्डर जो साथ में दे रखा है वो अपने पास हो जाएगा, ठीक है। अब ये क्या होगा, जो स्केलर नंबर है वो प्रत्येक एलिमेंट से क्या होगा, अंदर मल्टीप्लाई होगा, तो उसको हम क्या राइट कर सकते हैं, के ए आई जे, यानी कि ये जो स्केलर नंबर है के, ये प्रत्येक एलिमेंट से मल्टीप्लाई किया जाएगा। के यहाँ पे स्केलर नंबर है और इस स्केलर नंबर को हम कभी भी जीरो के बराबर पुट में मतलब पुट नहीं कर सकते ना, के की वैल्यू कभी भी हम जीरो यहाँ नहीं ले सकते। फॉर एग्जांपल जैसे अपने पास कोई एक मैट्रिक्स ए है, अब उसको हम किसी भी स्केलर नंबर से कैसे मल्टीप्लाई करते हैं वो देखते हैं। तो ये अपने पास एक मैट्रिक्स हो गई एंड अपने पास एक स्केलर नंबर जो हमने ले रखा है 2। अब इस स्केलर नंबर को अगर इस मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करवाना है तो जस्ट हम पहले क्या लिख देंगे, स्केलर नंबर एंड मैट्रिक्स, यानी कि 2a, 2 अपने पास स्केलर नंबर और ये जो गिवन मैट्रिक्स दे रही, ठीक है। तो अब इसको मल्टीप्लाई करवाएंगे तो जो भी मैट्रिक्स है उसके बाहर अपन स्केलर नंबर लगा देंगे और अंदर जो भी मैट्रिक्स के एलिमेंट है, जैसे अपने पास क्या 5, 7, 3 एंड -2 है, तो अपन लिख देंगे 5, 7, 3 एंड -2। अब क्या होगा, ये जो स्केलर नंबर है ये प्रत्येक एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगा, तो 2 × 5 10, 2 × 7 14, 2 × 3 6 एंड 2 × -4 कितना हो जाएगा, -4। तो ये अपने पास एक नई मैट्रिक्स बन गई
कब? जब हमने किसी स्केलर नंबर से गिवन मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करवाया। ठीक है, अब इसकी भी कुछ प्रॉपर्टीज है जो हम डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट प्रॉपर्टी अपने पास दे रखी है, जैसे टॉपिक है अपना पास प्रॉपर्टीज ऑफ स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए मैट्रिक्स। तो अगर किसी स्केलर नंबर से हम किसी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करवाएंगे तो क्या क्या रिजल्ट हो सकता है। जैसे हमने यहाँ पर एक मैट्रिक्स ले रखी है ए, दूसरी मैट्रिक्स ले रखी है अपन ने बी। अगर इन दोनों मैट्रिक्स को अपने को किसी स्केलर नंबर यानी के से मल्टीप्लाई करवाना है तो ये के जो है दोनों मैट्रिक्स से अलग अलग मल्टीप्लाई होगा। एक बार तो के ए से मल्टीप्लाई होगा, फिर ये के बी से भी मल्टीप्लाई होगा। तो क्या रिजल्ट बनेगा? के ए एंड के बी। ठीक है, तो जो भी मैट्रिक्स के बाहर कोई स्केलर नंबर दे रखा है उसको हम अलग अलग मैट्रिक्स के साथ में मल्टीप्लाई करवा सकते हैं। दूसरा, मान लो कि अपने पास कोई दो मैट्रिक्स दे रखी है, दो स्केलर नंबर दे रखे हैं और एक मैट्रिक्स दे रखी है, तब उनको कैसे मल्टीप्लाई करवाएंगे? तो हम पहले जैसे के स्केलर है तो के से मल्टीप्लाई करवा देंगे के ए, देन प्लस फिर हम एल जो स्केलर नंबर है उससे भी मल्टीप्लाई करवा देंगे। यानी कि दोनों जो स्केलर नंबर हैं वो मैट्रिक्स के साथ में अलग अलग मल्टीप्लाई होके ऐड किए जा सकते हैं। तीसरी कंडीशन अपने पास है कि मान लो कि अपने पास कोई दो स्केलर नंबर है और वो प्रोडक्ट की फॉर्म में है। ठीक है, किसकी फॉर्म में है? प्रोडक्ट की फॉर्म में है। और अगर अपने को किसी मैट्रिक्स ए से उनको मल्टीप्लाई करवाना है तो देन क्या कर सकते हैं, हम किसी भी स्केलर नंबर को पहले मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करवा सकते हैं। जैसे हमने के को मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करवा दिया और हमने बाद में दूसरा जो स्केलर नंबर है उसको राइट कर लिया, यानी बाद में इस स्केलर नंबर से भी हम मल्टीप्लाई करवा देंगे। या फिर हम ऐसा भी कर सकते हैं कि पहले हम एल स्केलर नंबर से मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करवा दें, बाद में हम के से मल्टीप्लाई करवा सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जितने भी हमने के और एल लिया वो एक स्केलर नंबर है और हमने गिवन मैट्रिक्स के साथ में इन स्केलर नंबर का मल्टीप्लाई करवाया। तो मल्टीप्लाई हम कैसे कैसे करवा सकते हैं ये चीज़ हमने यहाँ पे डिस्कस कर ली। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है अपना मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस, ये अपना इस चैप्टर का एक सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसको बड़े ध्यान से समझेंगे आप। ठीक है, तो इसमें अपने को क्या करना है कि दो मैट्रिक्स को हम कब मल्टीप्लाई करवा सकते हैं। पहली कंडीशन तो ये कि दो मैट्रिक्स को हम मल्टीप्लाई कब करवा सकते हैं, क्योंकि सारी मैट्रिसेस जो हैं वो आपस में मल्टीप्लाई नहीं होती। एक पर्टिकुलर कंडीशन होगी, उसी में हम दो मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करवा सकते हैं। तो पहली चीज़ तो अपने को ये डिस्कस करना है कि व्हेन इट इज़ ए पॉसिबल, यानी कि दो मैट्रिक्स को हम कब मल्टीप्लाई करवा सकते हैं। देन हाउ टू डू, अगर हम मल्टीप्लाई करवा सकते हैं दो मैट्रिक्स को तो फिर कैसे करवा सकते हैं ना, उन दो मैट्रिक्स को हम मल्टीप्लाई कैसे करवा सकते हैं वो चीज़ हम देखेंगे। तो इसके लिए हमने समझने के लिए एक सिंपल सा एग्जांपल बनाया है कि अपने पास एक मैट्रिक्स ए है जिसके अंदर एलिमेंट ए आई जे है और उसका ऑर्डर्ड क्या दे रखा है, m इंटू एन। ऑर्डर्ड क्या दे रखा है, m इंटू एन। और एक दूसरी मैट्रिक्स बी है जिसके अंदर एलिमेंट है बी आई जे और उसका ऑर्डर हमने ले रखा है n इंटू पी। n इंटू पी बी मैट्रिक्स का ऑर्डर दे रखा है। तो क्या अब ये दोनों मैट्रिक्स जो है मल्टीप्लाई की जा सकती है? तो उसके लिए फिक्स कंडीशन है कि अपने पास जो भी पहली मैट्रिक्स दे रखी है उसका तो क्या देखना है, कॉलम, एंड जो सेकंड मैट्रिक्स अपन लेंगे उसका अपने को देखना है रो। क्या देखना है, रो। अगर ये दोनों सेम नंबर हैं, क्या है, सेम नंबर है, यानी अपन शॉर्ट में ये भी कह सकते हैं कि जो मैट्रिक्स ए है और जो मैट्रिक्स बी है उनके जो पास वाले ऑर्डर में जो भी दे रखे हैं, उनके पास वाले में जो भी ऑर्डर दे रखे हैं अगर वो सेम है तो हम दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करवा सकते हैं। ठीक है, जैसे मैट्रिक्स ए दे रखी है, मैट्रिक्स बी दे रखी है, तो अगर उनको मल्टीप्लाई करवाना है तो हम क्या लिखेंगे, ए मल्टीप्लाई बी। ठीक है, तो हमने ए बी लिख दिया। ओके, अब अगर इनको मल्टीप्लाई करवा सकते हैं, कंडीशन क्लियर हो गई ना कि मैट्रिक्स ए का कॉलम और मैट्रिक्स बी का रो दोनों सेम नंबर है। यहाँ पर भी अपने को n दे रखा है और यहाँ पर भी अपने को n दे रखा है, दोनों सेम नंबर हैं, तब हम इनको मल्टीप्लाई करवा सकते हैं। ठीक है, आगे अपन एग्जांपल से देखेंगे और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ तक ये चीज़ क्लियर हो गई कि अगर अपने पास कोई मैट्रिक्स ए है जिसका कॉलम और कोई मैट्रिक्स बी है जिसका रो दोनों सेम नंबर हैं, जैसे मान लो कि यहाँ पर अपने पास होता है 2 इंटू 3, ओके, और यहाँ पर अपने पास है 3 इंटू 2, तो यहाँ पर अपने पास 3 नंबर है और यहाँ पर भी 3 नंबर है, जो पास में है वो दोनों 3 नंबर है, सेम नंबर है, यानी कि फिर हम इन दोनों मैट्रिक्स को इजीली मल्टीप्लाई करवा पाएंगे। ठीक है, तो एक एग्जांपल के साथ देखते हैं कि हम मैट्रिक्स को कैसे मल्टीप्लाई करवाते हैं। तो इसके लिए हमने एक छोटा सा एग्जांपल लिया है कि मेथड ऑफ मल्टीप्लाइंग टू मैट्रिसेस। जब हम दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करवाएंगे तो
अब मल्टीप्लाई का प्रोसीजर क्या रहेगा, मेथड क्या रहेगा, ठीक है। पहले तो हमने ये देख लिया कि कब मल्टीप्लाई करवा सकते हैं, तो हमने ये देखा कि भाई जो भी मैट्रिक्स दे रखी है उसका फर्स्ट मैट्रिक्स का तो कॉलम एंड सेकंड मैट्रिक्स का रो दोनों क्या होना चाहिए, सेम नंबर होना चाहिए। तो वो अपन ने एक एग्जांपल ले रखा, जिस एग्जांपल में हम देखते हैं कि अपने पास एक मैट्रिक्स ए है और दूसरी मैट्रिक्स अपने पास बी है। अगर मैट्रिक्स ए की बात करें तो उसमें एलिमेंट क्या है, ए आई जे, और उसका जो ऑर्डर है वो क्या है, m इंटू एन। दूसरी मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है, n इंटू पी। तो अब पहले अपन ये चेक करेंगे कि क्या ये दोनों मैट्रिक्स मल्टीप्लाई करवाई जा सकती है, तो डेफिनेटली मल्टीप्लाई करवाई जा सकती है, क्योंकि मैट्रिक्स ए जो है उसका ऑर्डर क्या है n, और जो मैट्रिक्स बी है उसका ऑर्डर भी क्या है n। जो पास पास में दे रखे वो अपने पास दोनों सेम नंबर है, तो हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करवा सकते हैं। और जब भी मल्टीप्लाई करवाएंगे तो अपने पास एक नई मैट्रिक्स बनेगी और उसका भी कोई एक ऑर्डर मिलेगा अपने को, ठीक है। तो वो ऑर्डर क्या रहेगा, हमेशा अपने पास उसका ऑर्डर क्या रहेगा, जो अपने पास गिवन मैट्रिक्स है उसका तो रो, जो फर्स्ट मैट्रिक्स है ना उसका तो रो, एंड जो सेकंड मैट्रिक्स है उसका कॉलम। हमेशा दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करवाने पे जो भी अपने पास एक नई मैट्रिक्स मिलेगी और उसका जो ऑर्डर मिलेगा वो अपने को क्या मिल जाएगा, फर्स्ट मैट्रिक्स का तो रो एंड सेकंड मैट्रिक्स का कॉलम। ओके, तो अब अपने पास एक मैट्रिक्स हमने ए ले रखी है, दूसरी मैट्रिक्स हमने बी ले रखी है। क्या हम इन दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर सकते हैं? तो हम ये देखेंगे कि इनमें जो पास जो इनके ऑर्डर है वो सेम है कि नहीं, ठीक है। तो अच्छा, इस मैट्रिक्स का अपने पास ऑर्डर नहीं लिखा तो अपन लिख सकते हैं इसमें फर्स्ट रो, सेकंड रो एंड थर्ड रो, ठीक है। तो इसमें 3 रो है तो ये हमने लिख दिया 3 रो। अच्छा, कॉलम कितना है, 1 एंड 2, तो इसमें 2 कॉलम है। तो आप चेक कर सकते हैं कि जो इसमें पास अपने को दे रखे हैं वो सेम नंबर हैं। ऑर्डर में क्या दे रखा, सेम नंबर दे रखा 3 और 3, यानी कि हम इनको मल्टीप्लाई करवा सकते हैं। फर्स्ट मैट्रिक्स का कॉलम एंड सेकंड मैट्रिक्स का रो ये दोनों सेम है तो हम इनको मल्टीप्लाई करवा सकते हैं। अब मल्टीप्लाई कैसे करवाएंगे, मल्टीप्लाई करवाएंगे हमेशा रो बाय कॉलम, यानी कि रो के सारे एलिमेंट कॉलम के सारे एलिमेंट से मल्टीप्लाई होंगे। रो के जो भी एलिमेंट है कोरस्पॉन्डिंग कॉलम के, ठीक है, वो सारे आपस में क्या हो जाएंगे, मल्टीप्लाई हो जाएंगे, और फिर हम इनको मल्टीप्लाई करके एक नई मैट्रिक्स बनाएंगे, ठीक है। तो इसको हम नेक्स्ट पेज पे देखते हैं। तो हमने नेक्स्ट पेज पे इसको लिख दिया कि हमें दो मैट्रिक्स को क्या करना है, प्रोडक्ट करना है, मल्टीप्लाई करवाना है। तो हमने फर्स्ट जो मैट्रिक्स दे रही उसको राइट कर लिया एंड जो सेकंड मैट्रिक्स है उसको भी हमने राइट कर लिया। ओके, तो अब हम क्या करेंगे, क्योंकि हमें जो मल्टीप्लाई करवाना है तो मल्टीप्लाई का एक सिंपल सा रूल है कि हम हमेशा मल्टीप्लाई कैसे करवाएंगे, रो बाय कॉलम, रो बाय कॉलम, है ना। यानी कि जितने भी अपने पास रो के एलिमेंट है उसको कॉलम के एलिमेंट से मल्टीप्लाई करवाएंगे। तो ये अपने पास रो है और ये अपने पास कॉलम है। तो इस 1 का कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट 2 है, -1 का -1, 2 का 5। तो इन कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट को हम क्या करवाएंगे, मल्टीप्लाई करवाएंगे। तो हमें दोनों को हमने मल्टीप्लाई की फॉर्म में फर्स्ट ऑफ राइट कर लिया। अब क्या करना, 1 को 2 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो क्या हो जाएगा, 1 × 2। ओके, इनके बीच में क्या आ जाएगा, प्लस, फिर -1 को -1 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो -1 × -1, फिर 2 को 5 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 2 × 5। ये हमने फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करवा दिया। अब वापस क्या करना, फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करवाना है तो 1 × 7 क्या आ जाएगा, 1 × 7, बीच में प्लस, फिर -1 को 1 से करवाएंगे तो -1 एंड 1, फिर क्या करेंगे हम, 2 को -4 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 2 × -4। तो ये हमने फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से भी मल्टीप्लाई करवा दिया। ओके, अब क्या करेंगे हम, सेकंड कॉलम, ठीक है, सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 0 × 2 क्या मिलेगा, अपने को 0 ही मिलेगा, ठीक है। फिर 3 को -1 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 3 - 1, फिर 4 को 5 से करवाएंगे तो 4 × 5। तो हमने सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करवा दिया। अब हम क्या करेंगे, सेकंड रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 0 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 × 7, देन प्लस, फिर 3 को 1 से करवाएंगे तो 3 × 1, है ना। मतलब हम सारे कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट को ही मल्टीप्लाई करवा रहे हैं। फिर क्या हो जाएगा, 4 को -4 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 4 × -4, और ये अपने पास क्या बन गई, एक स्क्वायर
मैट्रिक्स। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, सोल्व कर देंगे तो अपने को क्या मिल जाएगा, इक्वल्स टू 1 इंटू 1 2 -1 और -1 मल्टीप्लाई होके +1 2 इंटू 5 10, फिर 1 इंटू 7 7, -1 को 1 से मल्टीप्लाई करवाओगे तो क्या मिलेगा अपने को -1, 2 को -4 से मल्टीप्लाई करवाओगे तो -8, 0 का 0, 3 को -1 से मल्टीप्लाई करवाओगे तो -3, 4 को 5 से मल्टीप्लाई करवाओगे तो 20। ओके, फिर 0 को 7 से मल्टीप्लाई करवाओगे तो 0, 3 को 1 से करवाओगे तो 3, 4 को -4 से मल्टीप्लाई करवाओगे तो -16। ओके, अब इसको थोड़ा सा अपन और सोल्व आउट करेंगे तो अपने पास जो रिक्वायर्ड मैट्रिक्स है वो मिल जाएगी। तो ये 2 1 एंड 10 ये अपने पास कितना हो जाएगा 13, फिर ये 7 और ये दो माइनस के नंबर, तो माइनस के 9 में से 7 गया तो माइनस का 2। ओके, देन अपने पास कितना है -3 और 20, तो 20 में से -3 गया तो कितना बच गया 17, फिर -16 में से अगर 3 गया तो अपने पास कितना बच गया -13। और आप ये चेक कर सकते हैं कि जो अपने को एक रिक्वायर्ड मैट्रिक्स मिली है, अगर हम उसका ऑर्डर चेक करें तो इसमें देखो 1 एंड 2 तो रो है, एंड 1 एंड 2 ही अपने पास क्या है कॉलम है। तो ये चीज़ भी क्लियर हो गई कि फर्स्ट तो वापस से अपन देख ले कि जैसे इसके अगर ऑर्डर की बात करें ना तो इसका ऑर्डर कितना है 1 एंड 2 तो इसमें है रो, 1 2 3 इसमें क्या है कॉलम। इसकी बात करें 1 2 3 इसमें रो है एंड 1 2 इसमें कॉलम है। तो ये पास पास वाले सेम थे, तब हमने दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई की, और जो दूर दूर वाला अपना पास जो भी रिजल्ट हैं दोनों को मल्टीप्लाई करवाने पर जो अपने पास नई मैट्रिक्स आएगी वो उसका क्या हो जाएगा ऑर्डर्ड पेयर हो जाएगा। जो भी अपने पास दूर दूर में जो ऑर्डर पेयर में थे ना, मल्टीप्लाई करवाने पे वो अपने पास एक रिजल्ट में बन जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हम मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस की भी कुछ प्रॉपर्टी देख लेते हैं ना, क्योंकि कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है कि आपको क्या बताना है कि ऐसी कौन कौन सी प्रॉपर्टी जो हैं वो मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस को फॉलो करती हैं। ठीक है, तो ये चीज़ अपने को क्लियर होनी चाहिए। तो फर्स्ट इसमें है अपने पास एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। कौन सी है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस को फॉलो करती है कि नहीं करती। ठीक है, तो एसोसिएटिव लॉ के अंदर, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के अंदर अपने पास 3 मैट्रिसेस गिवन होगी। कितनी होगी 3, जैसे A B C इक्वल टू में A B एंड C। अब इसमें क्या होगा कि अगर आप फर्स्ट दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करवा लें, क्या हो जाए, अगर आप फर्स्ट दो को मल्टीप्लाई करवा दें और देन आप थर्ड मैट्रिक्स से यानी सी से मल्टीप्लाई करवाएं, तो जो भी रिजल्ट आएगा उसको हम नोट कर लें। देन अपन क्या करेंगे, लास्ट दो मैट्रिक्स को हम पहले मल्टीप्लाई करवा दें और इसका जो रिजल्ट आएगा उसको हम फर्स्ट ए मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करवाएंगे। तो हम ये देखेंगे कि जो यहाँ जो रिजल्ट मिला अपने को और यहाँ जो रिजल्ट मिल रहा है वो दोनों क्या मिलेगा, सेम मिलेगा। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि एसोसिएटिव जो लॉ है वो मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स को फॉलो करता है। ठीक है, नेक्स्ट अपने पास प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। क्या है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, इसके अंदर भी हम क्या लेंगे 3 एलिमेंट लेंगे। जैसे एक एलिमेंट हो गया अपने पास A, ठीक है, दूसरा अपने पास है B एंड तीसरा अपने पास है C। तो डिस्ट्रीब्यूटिव में क्या होगा, ये A जो है ये दोनों मैट्रिक्स के साथ में क्या हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो डिस्ट्रीब्यूट होकर रिजल्ट क्या मिलेगा अपने को, A B प्लस A C। तो देखो इधर तो क्या हो रहा है कि B प्लस C, यानी कि हम इन दोनों मैट्रिक्स को पहले ऐड कर लें, ऐड करने के बाद हम A से मल्टीप्लाई करवाएं, तो जो भी रिजल्ट आएगा उसको नोट करें। और इधर हम क्या कर रहे हैं, जो अपने पास 3 मैट्रिसेस गिवन है A B एंड C, तो हम पहले AB को मल्टीप्लाई करवाएं देन AC को मल्टीप्लाई करवाएं और फिर दोनों को अगर हम ऐड करें तो तब भी अपने पास जो रिजल्ट आएगा, तो जो रिजल्ट इधर मिला ना वही रिजल्ट अपने को इधर भी मिलेगा। तो हम ये कह सकते हैं कि जो ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है वो मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स को भी फॉलो करता है। सेम इसको थोड़ा सा अपन ऐसे भी लिख सकते हैं कि जैसे A प्लस B प्लस बाहर क्या जाएगा अपने पास एक मैट्रिक्स C इक्वल टू में हम लिख सकते हैं। अब जैसे यहाँ क्या हो रहा है कि ये जो C मैट्रिक्स है ना ये दोनों को साथ में डिस्ट्रीब्यूट हो रही है, तो रिजल्ट क्या बनेगा SC प्लस BC। उस केस में भी अपने पास क्या रिजल्ट आ जाएगा, सेम आ जाएगा। मतलब कि C को हमने डिस्ट्रीब्यूट करवा लिया, यानी इसमें क्या हो रहा है, पहले आप फर्स्ट दो मैट्रिक्स को ऐड करो देन C से मल्टीप्लाई करवाओ
तो जो भी रिजल्ट आएगा वो इनके बराबर आएगा, यानी कि आप ए को सी से मल्टीप्लाई करवाओ, बी को सी से मल्टीप्लाई करवाओ एंड देन ऐड कर लो। तो दोनों ही केसेस में क्या होगा, ये डिस्ट्रीब्यूटिव जो लॉ है वो मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस को फॉलो करता है। ओके, नेक्स्ट अपने पास थर्ड पॉइंट है, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है कि जो ये अपने पास मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस जो होती हैं ये नॉन कम्यूटेटिव होता है। क्या होता है? नॉन कम्यूटेटिव। एक पर्टिकुलर केस में ये कम्यूटेटिव होगा, बाकी ये क्या होगा, हमेशा नॉन कम्यूटेटिव। यानी कि अगर आपके पास कोई दो मैट्रिक्स दे रखी है जैसे ए एंड बी, अगर आप इन दोनों का प्रोडक्ट करवाओगे तो ये जनरली बी और ए के इक्वल नहीं आएगा, ठीक है ना। आपने ए बी का, जैसे कोई मैट्रिक्स ए दे रखी है, दूसरी मैट्रिक्स बी दे रखी है, अगर उन दोनों का प्रोडक्ट अगर आप करते हैं तो जनरली बी और ए इक्वल नहीं आते हैं ना, जनरली बराबर नहीं आते हैं, किसी पर्टिकुलर कंडीशन में वो इक्वल हो सकते हैं, ठीक है। तो ये अपने पास नॉन कम्यूटेटिव हो गया। अब नीचे कुछ छोटी छोटी और प्रॉपर्टी है कि जब हम दो मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करवाते हैं तो क्या क्या रिजल्ट आते हैं। तो उसमें एक और प्रॉपर्टी अपने को दे रखी है कि जीरो मैट्रिक्स एज द प्रोडक्ट ऑफ टू नॉन जीरो मैट्रिसेस। इसमें ये कह रहा है कि क्या ऐसा पॉसिबल है कि हम अगर दो नॉन जीरो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट करवाएं तब भी अपने को रिजल्ट क्या मिले, जीरो मैट्रिक्स। वापस से सुनना, ये ऐसा पूछ रहा है कि भाई अगर हमारे पास कोई टू नॉन जीरो मैट्रिक्स है, नॉन जीरो मैट्रिक्स का मतलब ऐसी मैट्रिक्स जिसके सारे एलिमेंट जीरो नहीं होंगे। जीरो मैट्रिक्स में सारे एलिमेंट जीरो होते हैं, नॉन जीरो मैट्रिक्स में क्या हो जाएंगे, सारे एलिमेंट जीरो नहीं होंगे। तो ये कह रहा है कि ऐसी कोई नॉन जीरो मैट्रिक्स होगी जिनका प्रोडक्ट करवाने पे जीरो मैट्रिक्स मिलेगा। तो इसको हम देखते हैं। पहला केस तो अपन ने ये लिया कि अगर अपने पास कोई मैट्रिक्स दे रखी है और वो क्या है, एक जीरो मैट्रिक्स है, ठीक है। अगर वो कोई जीरो मैट्रिक्स है और एक कोई बी मैट्रिक्स दे रखी है वो भी जीरो मैट्रिक्स है, तो अगर आप दो जीरो मैट्रिक्स को प्रोडक्ट करवाओगे तो 101% अपने को क्या मिलेगा, एक जीरो मैट्रिक्स ही मिलेगा, क्योंकि सारे एलिमेंट जीरो होंगे तो जीरो को जीरो से मल्टीप्लाई करवाने पे जीरो ही मिलेगा। दूसरा केस अपने पास ये है कि अगर अपने पास मान लिया कि दो नॉन जीरो मैट्रिक्स है, नॉन जीरो का मतलब सारे एलिमेंट जीरो नहीं होंगे, वो नॉन मैट्रिक्स है, नॉन जीरो मैट्रिक्स है। अब अगर इन दोनों का प्रोडक्ट करवाएंगे तो क्या यह जरूरी है कि अपने को जीरो मैट्रिक्स मिलेगी, क्या यह जरूरी है कि अपने को जीरो मैट्रिक्स मिलेगी। तो आइए अपन इसको चेक करें ना। तो वैसे देखो यहाँ पर हमने जैसे दो जीरो मैट्रिक्स ली ना, तो डेफिनेटली एक जीरो मैट्रिक्स ही मिलती है। बट अगर अपन दो नॉन जीरो मैट्रिक्स लेते हैं तो क्या उनका प्रोडक्ट भी जीरो होगा। तो इसको अपन चेक करें तो जैसे अपन ने एक मैट्रिक्स ले ली ए जिसके एलिमेंट दे रखा और उसका ऑर्डर क्या है 2 × 2। एक मैट्रिक्स अपने पास बी है, इसके एलिमेंट ये है और उसका ऑर्डर क्या है अपने पास 2 × 2। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो अपन ये चेक करेंगे कि क्या भाई हम इन दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करवा सकते हैं। तो आप चेक कर सकते हैं इनकी जो पास नंबर वो दोनों सेम है, तो हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करवा सकते हैं। दोनों सेम नंबर हैं, ठीक है, तो मल्टीप्लाई करवा सकते हैं। तो हमने ए बी को मल्टीप्लाई की फॉर्म में लिख दिया और दोनों के एलिमेंट भी अपन ने लिख दिया। अब अपन मल्टीप्लाई कैसे करवाते हैं, तो मल्टीप्लाई हमेशा करवाते हैं रो बाय कॉलम, ठीक है, रो बाय कॉलम। हम रो के सारे एलिमेंट को कॉलम के बारी बारी एलिमेंट से मल्टीप्लाई करवाएंगे। तो यहाँ पे फर्स्ट रो है उसको फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करवाएंगे, देन फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से, फिर सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से एंड सेकंड रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करवाएंगे, ठीक है। तो हम इसमें फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 1 हो जाएगा 2 से मल्टीप्लाई, ठीक है, 1 × 2, देन 2 हो जाएगा -1 से, बीच में हमेशा प्लस ही आएगा, तो 2 × -1। फिर फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 1 × 0 0, 2 × 0 0। ओके, अब सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से तो 0 × 2 0, 0 × -1 0, देन सेकंड रो को सेकंड कॉलम से तो 0 × 0 और 0 × 0। तो यहाँ पर भी रिजल्ट क्या मिल जाएगा अपने को, 0 × 0। तो ये हमने दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करवा लिया। ओके, अब इसको और सोल्व आउट करें तो ये क्या होगा, 1 × 2 2, 2 × -1 -2। अच्छा, 0 + 0 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा और ये भी 0 हो जाएगा। तो इसको अपन थोड़ा सा और अगर सोल्व आउट करें तो अपने पास 2 - 2 क्या मिलेगा, 0 मिलेगा, 0 का 0 0 एंड 0। तो हमने दो नॉन जीरो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करवाए तो अपने पास जो गिवन मैट्रिक्स आ रही है दोनों का जो प्रोडक्ट आ रहा है वो क्या आ गया,
सारे एलिमेंट जीरो आ गए, सारे एलिमेंट जीरो है, इसका मतलब क्या हो गया, अपने को जीरो मैट्रिक्स मिल गई। तो यहाँ ये क्लियर होता है कि अगर अपने पास दो नॉन जीरो मैट्रिक्स हैं और अगर उनको हम मल्टीप्लाई करवाएं तब भी अपने को जीरो मैट्रिक्स मिल सकती हैं। ओके, नेक्स्ट एक और इम्पोर्टेंट चीज़ है जिसको अपन ने नोट करके लिखा है कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ डायगोनल मैट्रिसेस ऑफ सेम ऑर्डर विल बी कम्यूटेटिव। जैसे अभी हमने नेक्स्ट में पढ़ा था कि अगर अपने पास दो मैट्रिक्स हैं और अगर उनका हम प्रोडक्ट करवाते हैं तो वो जनरली नॉन कम्यूटेटिव होती है, यानी कि अगर आप ए बी और बी ए को मल्टीप्लाई करवाओगे तो वह जनरली इक्वल नहीं होता है। बट इस केस में मल्टीप्लिकेशन ऑफ डायगोनल मैट्रिसेस ऑफ सेम ऑर्डर विल बी कम्यूटेटिव। अगर अपने पास गिवन मैट्रिक्स कौन सी हो, डायगोनल मैट्रिक्स हो, कौन सी हो, अगर गिवन मैट्रिक्स अपने पास एक डायगोनल मैट्रिक्स है और अगर हम उनका मल्टीप्लाई करवाएं तो वो कम्यूटेटिव होगा। कम्यूटेटिव का मतलब ये होगा कि आप मैट्रिक्स ए और बी को मल्टीप्लाई करवाओ, देन आप बी और ए को मल्टीप्लाई करवाओ तो दोनों इक्वल आएगा, इक्वल आएगा तो वो क्या होगा, कम्यूटेटिव होगा। तो अब जैसे अपने पास ये दो मैट्रिक्स दे रखी है और ये दोनों कौन सी मैट्रिक्स है, एक डायगोनल मैट्रिक्स है। कौन सी मैट्रिक्स है, एक डायगोनल मैट्रिक्स है। डायगोनल मैट्रिक्स क्या होती है, ऐसी मैट्रिक्स जिसके डायगोनल एलिमेंट तो गिवन होंगे बट जो नॉन डायगोनल एलिमेंट होंगे वो हमेशा क्या होंगे, जीरो जीरो होंगे। जैसे यहाँ पर भी नॉन डायगोनल एलिमेंट क्या है, जीरो। अपने पास ये हमेशा डायगोनल एलिमेंट होते हैं, ठीक है, और बाकी रिमेनिंग जो बचते हैं वो नॉन डायगोनल एलिमेंट होते हैं। तो डायगोनल मैट्रिक्स में क्या हो जाएगा, जो भी नॉन डायगोनल एलिमेंट है वो हमेशा जीरो जीरो रहेंगे। तो अपने पास जो गिवन मैट्रिसेस हैं वो डायगोनल मैट्रिक्स है। तो अब अगर हम इन दोनों का प्रोडक्ट करवाते हैं तो सबसे पहले जैसे अपन ए बी का प्रोडक्ट करवाएं तो हम क्या करेंगे, ए को बी से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो क्या हो जाएगा, -1 0 0 2, ये अपने पास मैट्रिक्स ए, और मैट्रिक्स बी क्या हो जाएगी 3 0 0 4। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाना है। मल्टीप्लाई पता ही हम कैसे करते हैं, रो इंटू कॉलम। तो -1 को 3 से करवाएंगे तो क्या रिजल्ट मिलेगा अपने को, -3, ठीक है। -1 को हमने 3 से मल्टीप्लाई करवा दिया, -3, फिर क्या आएगा प्लस। अब क्या करवाएंगे, 0 को 0 से मल्टीप्लाई तो रिजल्ट में क्या आ जाएगा अपने पास, 0 इंटू 0। फिर फर्स्ट रो को सेकेंड कॉलम से मल्टीप्लाई करवाएंगे अब हम, तो -1 को 0 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 0 एंड 0 को 4 से करवाएंगे तो अगेन 0। अब हम सेकेंड रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 0 इंटू 3 0 एंड 2 इंटू 0 0। ओके, फिर हम वापस सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 0 इंटू 0 कितना आ जाएगा 0 एंड 2 इंटू 4 कितना आ जाएगा 8। तो ये हमने मैट्रिक्स ए बी को मल्टीप्लाई करवा ली। ओके, देन अब इसको अपन थोड़ा सा और सोल्व आउट करें तो फाइनल रिजल्ट अपने पास क्या आ जाएगा, -3, ठीक है, दोनों को ऐड करके -3, ये बन गया 0, ये हो गया अपने पास 0 एंड ये अपने पास आ गया 8। तो अपने पास एक मैट्रिक्स ए बी मिली जो क्या है -3 0 0 एंड 8। अब हम मल्टीप्लाई करवाते हैं बी ए, यानी कि पहले हम लिखेंगे बी के एलिमेंट 3 0 0 एंड 4, फिर हम लिखेंगे मैट्रिक्स ए के एलिमेंट, तो मैट्रिक्स ए कितना है -1 0 0 2। अब अगर इनको हम मल्टीप्लाई करवाएंगे वापस वही मेथड है, रो इंटू कॉलम, ठीक है। तो फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 3 को -1 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो क्या आएगा -3, फिर 0 को 0 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 0। अब फर्स्ट रो को सेकेंड कॉलम से तो 3 इंटू 0 0, फिर 0 इंटू 2 0, अगेन सेकेंड रो को फर्स्ट कॉलम से तो 0 इंटू -1 0, 4 इंटू 0 करेंगे तो 0, ठीक है। फिर सेकेंड रो को वापस सेकेंड कॉलम से मल्टीप्लाई तो 0 इंटू 0 कितना हो जाएगा 0 एंड 4 इंटू 2 कितना हो जाएगा 8। अगर हम इसको सोल्व आउट करें तो अपने पास रिजल्ट क्या मिल रहा है, -3 और 0 -3। ओके, 0 प्लस 0 0, अगेन 0 प्लस 0 0 और 0 प्लस 8 8। तो आप चेक कर सकते हैं कि जो हमने ए बी का प्रोडक्ट निकाला वो कितना आ रहा था, मैट्रिक्स -3 0 0 8, और हमने बी ए का जो प्रोडक्ट निकाला वो भी कितना आ रहा है, सेम आ रहा है। तो फाइनली हम ये कह सकते हैं कि अपने पास अगर कोई डायगोनल मैट्रिक्स दे रखी है और अगर हम उनका कम्यूटेटिव देखें तो उनका कम्यूटेटिव क्या होगा, हमेशा इक्वल होगा।
ओके, नेक्स्ट अपने पास एक बचता है आइडेम्पोटेंट लॉ, और ये लॉ क्या होगा, इसकी एक सिंपल सी डेफिनेशन है, अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज सेड टू बी एन आइडोपेंटेंट लॉ या आइडेपोटेंट मैट्रिक्स इफ ए स्क्वायर इक्वल्स टू ए। यानी कि अपने पास कोई मैट्रिक्स ए दे रखी है और अगर हम उसका स्क्वायर करें और वापस अपने को वही मैट्रिक्स मिल जाए तो हम क्या कहेंगे, जो मैट्रिक्स है वो कौन सी हो जाएगी, वो जो मैट्रिक्स है वो कौन सा लॉ फॉलो करेगी, आइडेपोटेंट लॉ फॉलो करेगी।